नमस्कार दोस्तों। आगे हमने प्रतिवर्ती प्रक्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। यहाँ पर आप चित्र में यहाँ पर ये सब रचना अच्छी तरह से भली भांति देख सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में एक ऐसा मेरु रज्जु स्थित होता है। मेरु रज्जु में से दोनों ओर इसी तरह की ये तंत्रिकाएँ निकलती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के साथ जुड़ी हुई होती है। अब क्रिया कैसी होती है? इस प्रकार संवेदी और प्रेरक तंत्रिका एक परिवलय आर्क बनाती है। ये पूरा ये परिवलय यानी से यहाँ से जुड़कर यहाँ तक का पूरा जो आर्क बनता है, इस तरफ भी बन जाएगा, दोनों तरफ आप बना सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। वह बहुत तेज प्रतिक्रिया बताता है। मान लीजिए गलती से या अनजाने में किसी व्यक्ति का हाथ किसी गर्म वस्तु को छू लेता है तो वो क्या करेगा? तो वह तुरंत बिना सोचे समझे अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है। आधी गर्म चीज़ उत्तेजना का एक स्रोत होता है। यह उत्तेजना हाथ के संवेदी तंत्रिका को सक्रिय करती है और संवेदना को रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरु रज्जु की ओर ले जाती है। मेरु रज्जु में संवेदी केंद्र इस उत्तेजना को प्राप्त करता है और प्रेरक केंद्र को एक विशिष्ट संदेश देता है। यह संदेश प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से हाथ की विशिष्ट मांसपेशियों को प्रेषित किया जाता है। इसमें मांसपेशियां थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और हाथ हम अपने पीछे की ओर खींच लेते हैं। यह हाथ या उसकी शून्य मांसपेशी एक प्रतिरक्षा अंग के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार संवेदी अंग से प्रतिक्रियाशील अंग तक का पूरा मार्ग एक प्रतिवर्ती चाप बनाता है। बस यही क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देखते कि हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो संवेदी तंत्रिका कोशिका है वो संवेदना को मेरु रज्जु में ले जाती है। मेरु रज्जु में उसका विश्लेषण होता है कि अब आगे क्या करना है, मस्तिष्क को पूछना है या सीधा जवाब देना है। ऐसा एक संदेश तैयार होता है। वह संदेश फौरन प्रेरक तंत्रिका कोशिका से होते हुए कार्यकर मांसपेशियां तक पहुंच जाती है। जब भुजा की ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती है तो वो संदेश हमारे हाथ को मिलता है। हम अपना हाथ क्या करते हैं? फिर फौरन वहाँ से हटा लेते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बस इसको ही हम क्या बोला अभी अपने? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। हालांकि प्रतिवर्ती क्रिया की थोड़ी चित्र बनाने का हम प्रयत्न करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारी मेरु रज्जु किस तरह स्थित होती है। यहाँ से जो नीचे वाला सिरा का हिस्सा अंदर थोड़ा ज़्यादा मोड़ना है, ऊपर वाला कम मोड़ना है। वो खास तौर पे ज़रा याद रखना है आपको। बस बाकी तो कोई चित्र में खास दिक्कत नहीं है आपको। इस तरीके से हम चित्र को बनाते जाएंगे। ठीक उसी तरह इस तरफ भी हमें बनाना है। बीच में यहाँ पर मेरु रज्जु का छिद्र बन जाएगा। यहाँ पर चारों ओर पहले इतना सा मार्ग बना देना है। ऐसे हम चारों ओर बना देते हैं ताकि हमारा चित्र बाद में इसको यहाँ से हम अपने जोड़ देते हैं। सेम यहाँ पर ठीक उसी तरह यहाँ पर और बाद में यहाँ पर इसे जोड़ देना है। ऐसे बाद में बीच में
एक तंत्रिका कोशिका बनाना है, जो हमने आगे चित्र में सिखाया आपको। जो हमने बड़ी बनाई थी उसको एक छोटी सी स्वरूप में बना देना है यहाँ। चलो हो गया, ठीक है। अब उनके साथ जुड़े एक तंत्रिका की मार्ग को बताना है। यह छोटा सा बिंदु बनाएंगे, यहाँ तक, हमारे हाथ तक इसको ले जाना है। इसे, इसको हमने संवेदी बोला था। अब ये चालक बन जाएगी यहाँ से। बिल्कुल उसके नज़दीक लेना, ज़्यादा दूर मत लेइएगा। ज़्यादा दूर बनाओगे तो फिर हाथ को थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा। हाथ अपने साइज़ के हिसाब से हम बनाते जो ज़रूरी होता है। बाद में यहाँ पर किसी गर्म चीज़ को छूते हुए हाथ को ज़रा बताना है हमें। इस तरीके से हम अपना पूरा चित्र बनाते हुए प्रतिवर्ती चाप एवं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम अपनी जानकारी अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जानकारी हो गई। अब इससे एक स्टेप हम थोड़ा आगे चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया तो हमारी हो गई। जब किसी चीज़ को हम जल्दी जवाब देने की अभिक्रिया होती है शरीर के अंदर, तब उसके साथ हमारा मेरुरज्जु जुड़ जाता है और उसके अनुसार हम जवाब देने की अभिक्रिया करते हैं। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ है? तो अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं, यानी थोड़ा धीरा होता है। जो क्रिया होती है उसके बदले में प्रतिक्रिया देने के लिए जितनी तेजी होनी चाहिए उसकी तुलना में शायद थोड़ी कम होती है। वास्तव में क्या होता है कि अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यानी कि शरीर के लिए जब कोई क्रिया नुकसानदायी बनती है तो उस क्रिया का फौरन प्रतिचार देने के लिए हमारे शरीर में ऐसा कोई तंत्र आवश्यक होना चाहिए, ऐसा कोई चाप आवश्यक होना चाहिए जो शरीर को ज़्यादा नुकसान हो उससे पहले प्रतिक्रिया बता सके। ये सभी क्रिया का एन्युअल केंद्र तो हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होता है। कैसे मस्तिष्क के अंदर स्थित होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए सबसे पहले हम मस्तिष्क की चित्र देखते हैं।
मस्तिष्क की चित्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले लंगड़ा प्रकार का इस्तेमाल करता हो तो कर सकते हो। उसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले एक अच्छा सा राउंड बनाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं बिना लंगड़ा प्रकार से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा इधर उधर होगा। आप अच्छे से ज़रा लंगड़ा प्रकार का इस्तेमाल करके बनाइएगा, सही बैठ जाएगा। ऐसे बाद में हम यहाँ से इसकी आँख बना देते हैं। वास्तव में चित्र जो टेक्स्ट में बताया गया है उसमें ये मस्तिष्क बनाए, मतलब कि चेहरा बनाए बिना डायरेक्ट मस्तिष्क की चित्र बना दी है। अगर आपको उस तरीके से अच्छे से फाता है तो वैसे भी आप बना सकते हो, लेकिन चेहरा बनाओगे तो क्या फ़ायदा होगा कि जो जगह जहाँ आपको बनानी है वो वहीं सही बैठ जाएगा। ठीक है, बाद में हम यहाँ से एक हल्का सा आपका फेवरेट शेप बना देते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। ऐसे हल्का सा इसलिए क्योंकि इसको अब रब कर देना है। ऐसे थोड़ा अंदर की ओर मोड़ते हुए इसको पूरा यहाँ से ऐसे बना देना है, यहाँ से भी अंदर की ओर इसे मोड़ देना है। फिर अंदर से एक और दूसरा बनाना है। फिर ऐसे लाइनिंग बना देनी है। यहाँ से इस तरीके से आँख की थोड़ी नीचे। बाद में यहाँ से एक दूसरी अंदर की ओर एक लाइन खींचना है जो हमारी मस्तिष्क की रचना बनाएगा। ऐसे ठीक है। यहाँ से ऐसे बाद में ऐसे बना दीजिएगा। यहाँ देखते रहिएगा ज़रा।
ठीक है, शेप वैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इससे बड़ा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मस्तिष्क की जो ये रचना है उसमें ख़ास तौर पे आपको तो यहाँ जो अंदर का जो शेप है वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सही तरीके से बने। आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी बना सकता हूँ। उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसलिए बनाने में हमें कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एकदम सही लग रहा है। यहाँ पर आपको ये सब मैं बिंदी बना रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है आपको ये बिंदी बनाना है, लेकिन ये हमारी मस्तिष्क की गहराई के बारे में हमें थोड़ी जानकारी प्रदान करती है, इसलिए हम थोड़ी सी बना रहे हैं। बाकी ये कोई ज़रूरी क्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम रीढ़ की हड्डी बता सकते हैं। एक और लाइनिंग खींचनी पड़ेगी हमें। अगर आपको चित्र का शौक़ है तो आप भी अलग अलग कलर की पेन के इस्तेमाल करके रंगीन चित्र बना सकते हैं, लेकिन के एग्ज़ाम के अंदर आपको केवल पेंसिल से ही बनाना है। देखो ये हो गई हमारी लाइव मस्तिष्क की चित्र, और ये हो गई हमारी आगे बनाई हुई चित्र। ठीक है दोस्तों, मानव मस्तिष्क की चित्र बनाने के बाद अब उसकी जानकारी लेते हैं उसके अंगों के बारे में। मस्तिष्क हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण मायने रखता है वो ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है। इसमें विभिन्न ग्राहियों के संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र उपस्थित होते हैं, जहां एकत्रित सूचना का अर्थ लगाया जाता है। इसके बाद अनुक्रिया तथा सूचना प्रेरक क्षेत्र तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इससे अतिरिक्त अग्र मस्तिष्क में भूख के संबंधित अलग से एक भाग पाया जाता है। सामान्य प्रतिवर्ती कार्य जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, जैसे हमारी आँखों में ज़्यादा प्रकाश आपतित होता है तो हमारी पुतली सिकुड़ जाती है।
तथा कोई सोची क्रिया या कुर्सी का खिंचकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट होता है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं से कई मध्य मस्तिष्क व पश्व मस्तिष्क से नियंत्रित हो जाती है। रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जिसे हम बीपी कहते हैं, लार का आना, वमन आदि अनैच्छिक क्रिया पश्व मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला द्वारा नियंत्रित की जाती है। कुछ क्रिया जैसे एक पेंसिल उठाना, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना आदि पश्व मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। छोटा दिमाग जिसे कहते हैं ना, वो अनुमस्तिष्क होता है। मानव तंत्रिका तंत्र की रचना। तो मानव तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिघीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका दो हिस्सा है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, जो हमने आगे बात कर दी। परिघीय या इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। परिघीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, कपालीय तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिकाएं। ये कार्य क्या करता है, तो बाहरी वातावरण और शरीर के सभी भागों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ये दोनों संदेश जानकारी ग्रहण करता है और उसे शरीर के साथ संकलित करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल होती है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य सामंजस्यपूर्ण केंद्र है। मस्तिष्क में सोचने के लिए प्रेरित करता है और विचार के आधार पर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है। परिघीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस और शरीर के अंगों के बीच एक संबंध होता है, इसलिए वो दोनों जुड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य प्रणाली में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेकर होमवर्क कर हमें सेंड करना है। थैंक यू दोस्तों।